पार्टनरशिप का मतलब है कि व्हेन टू और मोर पीपल एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, बेसिकली प्रॉफिट्स नॉट लॉसेस, प्रॉफिट्स ही आपके पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, लॉसेस जैसे कोई टर्म नहीं आती। तो शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय वन एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, टू और मोर पीपल या टू और मोर पर्सन, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। दूसरा हम क्या कहते हैं, इन एग्रीड रेशो, कुछ ना कुछ एग्रीड रेशो होगी, ठीक है ना, कोई ना कोई लॉफुल एक्टिविटी होगी। अगर हमने मिलकर डिसाइड किया यहाँ चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, तो पार्टनरशिप नहीं है, कोई ना कोई लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिंग बाय ऑल और वन फॉर ऑल, यानी कि या तो सब कर रहे हैं या कोई एक है जो कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब देखो ये आज पहली क्लास में बता रही हूँ, अब होता क्या है, ये पॉइंट्स ना बार बार रिपीट नहीं होते। अभी इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आया था कि पार्टनर्स आर ऑल द पार्टनर्स हैव प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, तो कुछ बच्चों को ने वो गलत कर दिया। मैम हमने कभी पढ़ा भी है, इनका पढ़ा तो है, अभी मैंने जब थ्योरी भी रिवाइज कराई तब भी मैंने करवाया, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हम स्किप कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में घुस जाते हैं। तो इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी लिखनी नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरी आपको असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में इनमें आ ही जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या आया कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50। और कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर आपसे बोला जाए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि अभी भी क्या हुआ है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन ये वाला एक्ट अभी तक खत्म नहीं किया है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली हमारे जो मैक्सिमम नंबर हैं पार्टनर्स के वो 20 होने चाहिए और बैंकिंग बिजनेस में 10 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया फॉर 100, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने सजेशन दिया, बट एक्सेप्टेंस कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, टू 2014 में आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए। तो अगर एमसीक्यूज में सिर्फ ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो हम कहेंगे 50। लेकिन अगर ये बोला जाए कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली कितने होने चाहिए, तो हम कहेंगे 20। बैंकिंग बिजनेस में 10 होने चाहिए, ये सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है, कंपनीज एक्ट ने या मिसलेनियस रूल्स ने ऐसी बातें नहीं की हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे 50 होने चाहिए। तो लेटेस्ट जो भी है वो 50 है, बट फिर भी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली वो 20 और 10 ही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब पार्टनरशिप के हमारे फीचर्स हो गए कि ये एग्रीड रेशो में करेंगे, लॉफुल एक्टिविटी के लिए करेंगे, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड ही होती है, अगर उन्हें लिमिटेड रखनी है तो पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो रही है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो कंपनीज एक्ट हमेशा
LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी की ही बात करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग ऑफ फर्म्स डेब्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आता है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ कंपलसरी है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। ऐसे ही पार्टनरशिप डीड बनाना एज सच कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो तो पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है। पार्टनरशिप डीड में हमारा बहुत कुछ मेंशन होता है, कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनर्स कौन कौन हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स कितने होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने होंगे, लोन अगर फर्म ने दिया या उन्होंने दिया तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा। इस तरह से करके बहुत सारी आइटम्स हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। तो जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कुछ, तब तो कोई इशू ही नहीं रह गया। इशू कहाँ आता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, वहां पे बातें आती है कि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स करने हैं, प्रोविजंस व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। फिर हमें करना है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब टॉपिक्स हम इसमें करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है ना, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट। ये चैप्टर, इसका नाम ही ये है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में से जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 नंबर तक के आते हैं, 36 में से 8 नंबर तक का इसमें से आता है। बट क्योंकि ये फंडामेंटल्स है तो इस चैप्टर में जो कुछ हम पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर के लिए आपको बेस प्रोवाइड करता है। तो अगर ये चैप्टर हमारा इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम लेता है, पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में सबसे ज्यादा टाइम ये लेता है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। इसमें हमें हर टॉपिक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमारे आगे के चैप्टर्स बहुत इजीली निकल जाएं। अगेन आई एम टेलिंग यू, छुट्टी मत लेना। कॉन्सेप्ट क्लासेस में छुट्टी लेने से जो नुकसान होता है वो तुम लोग 11th में भी क्लियर कर चुके हो कि वो चैप्टर हमेशा के लिए वीक हो जाता है। और 11th तो सरवाइव कर गए, लेकिन 12th सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी बुक है, एक कॉन्सेप्ट वीक आ गया तो पूरे साल है। एंड CUET में 12th का सिलेबस आता है, 11th का कोई चैप्टर नहीं आ रहा। तो CUET में भी 12th का सिलेबस आ रहा है, तो ये मान के चलो बोर्ड के मार्क्स लगने या नहीं लगने हैं, CUET के बेसिस पे एडमिशन तो होना है, और उसके लिए तुम्हें 12th का सिलेबस अच्छे से करना है। तो इसलिए भी आपको 12th का सिलेबस अच्छे से करना है। प्लस बोर्ड्स में मार्क्स हमारे नहीं हो अच्छे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए भी बता देती हूँ कि जब बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं और आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपका जो CV बनता है उस CV में बोर्ड्स के मार्क्स लेके जाते हैं, CUET का स्कोर नहीं लिखा जाता। आप तब ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इंटरव्यू बोर्ड में जाके कि अरे इसके तो मार्क्स ऐड नहीं होते, वी डिडंट केयर अबाउट इट। आप ये नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोर्ड्स में भी मार्क्स लाने जरूरी हैं, और बोर्ड्स में मार्क्स लाने का मतलब है ऑटोमेटिकली आप CUET के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि सेम सिलेबस ही तो है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही तो डिफरेंट आ रहा है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है,
चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, प्रोविजंस व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। देखो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट आर द प्रोविजंस अप्लाइड व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो वो ऐसे कौन से प्रोविजंस होंगे, तो हम बात करते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निल। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को उसके कैपिटल या ड्रॉइंग्स पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, कौन सा, मतलब वो लोन जो कि फर्म के लिए लाइबिलिटी है, उस पे 6% पर एनम, अगर कुछ भी नहीं है तो 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फर्म के लिए असेट है, यानी कि गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, तो ये फर्म के लिए असेट हुआ ना, ठीक है, समझ लो पहले फिर लिख लेना। इस पे भी निल, इस पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता, तो यानी कि जो फर्म के लिए लायबिलिटी है उस पे 6% पर एनम हम लगाएंगे, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो असेट है, यानी कि ऐसा लोन जो फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो फर्म के लिए असेट हो गया, उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट सिर्फ किस पे चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट सिर्फ इस पे चार्ज हो रहा है जो कि फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, पार्टनर ने फर्म को दिया है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, सैलरी या कमीशन नो, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर का प्रीमिसेस यूज हो रहा है फर्म के काम के लिए, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसे रेंट मिलेगा, वरना उसे रेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से अगर कोई ऑपरेशनल डिसीजन लेना है, ऑपरेशनल डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि हमें इस सप्लायर के साथ आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना, इस कस्टमर के साथ करना है कि नहीं करना, ठीक है, हमें ये मशीनरी प्लांट खरीदना है नहीं खरीदना, हमें ऑफिस लेआउट कैसा रखना है, ये सारे ऑपरेशनल इस तरह के अगर होंगे तो मेजॉरिटी कंसेंट एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर 5 पार्टनर्स हैं और 3 ने बोला कि हाँ हम करेंगे कंटिन्यू, तो 3 की बात मानी जाएगी, मेजॉरिटी कंसेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, मेजॉरिटी कंसेंट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर किसी भी तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन PSR हो रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किसी पार्टनर का एडमिशन होना है, किसी पार्टनर को रिटायर होना है, ठीक है, किसी भी तरह का मर्जर का मतलब क्या होता है, 2 कंपनीज अलग अलग है वो आपस में मिलके एक बन जाती है, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होने हैं, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे चैप्टर्स भी हैं आगे के। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक चैप्टर है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एक चैप्टर है, डेथ ऑफ ए पार्टनर भी एक चैप्टर है। बट डेथ ऑफ ए पार्टनर में अपनी मर्जी नहीं चला सकते क्योंकि डेथ पे तो आपका किसी को कोई जोर ही नहीं है, तो वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है। बट रिटायरमेंट और एडमिशन ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। इन सब केसेस में फुल कंसेंट 100% कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। एक ने भी अगर अड़ गया तो वो काम नहीं हो सकता, एक भी अड़ गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। तो
ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन में 100% चलेगा। अगर कोई भी हिडन प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ पार्टनर, कैसे हिडन प्रॉफिट्स? मान लो तुम पांचों की पार्टनरशिप है, ठीक है ना, इसको तुमने बना दिया फाइनेंसर। अब ये है बड़ा शाना, इसने सोचा, इसको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो पैसा है ना, इस पैसे की ज़रूरत मेरे पास हमारे अकाउंट में भी 10 लाख रुपए पड़े हैं, इनमें से ये 3 लाख रुपए की ज़रूरत अभी आगे वाले 1 साल के लिए नहीं पड़ेगी। तो इसने उस पैसे को निकाल के इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कमाया, अपने पास प्रॉफिट रखा और पैसा वापस अकाउंट में डाल दिया। और इसका चैलेंज ये है कि इससे फर्म को क्या नुकसान हुआ है? फर्म को जब पैसे की जरूरत थी मिल गया ना, तो क्या ये सही करा? बिल्कुल सही नहीं करा, चोरी है। तो आपने फर्म के पैसे से अपने प्रॉफिट्स कमाए, हिडन प्रॉफिट्स, तो वो प्रॉफिट्स गोज टू फर्म व्हेन डिस्क्लोज्ड। भाई जब तक छुप के करता रहा चोरी तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही पता लगेगा उसे फर्म को देने पड़ेंगे। बट जो हिडन लॉसेस हैं वो बॉर्न बाय पार्टनर। फिर इसने ये बोलना शुरू किया कि जब तुमने प्रॉफिट मांगा तो इसने कहा कि अच्छा तुम प्रॉफिट ले रहे हो, तो फिर मैंने जब ये किया था ना पूरे ट्रांजैक्शन, इसमें ये लॉस भी हुआ था, ये लॉस भी हुआ था, वो भी भरो। तो हम क्यों भरे? हमसे पूछा था, कायदे की बात है ना, हम क्यों भरे? हमसे पूछ के किया था, प्रॉफिट दे दे बस इधर। ठीक है, बात सही है ना? कुछ गलत है इसमें? नहीं है ना कुछ गलत? इसका कहते दुख हो रहा है जैसे सचमुच में इसके जेब से जा रहा है, वो ऐसे दुखी हो गया है। ऐसे ही अगर कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसका प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो बट वेरी ऑब्वियस प्रीमियम पेड बाय फर्म ही है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसका प्रीमियम फर्म ने पे कर रही है। तो पॉलिसी मैच्योर कब होती है? पॉलिसी मैच्योर्स, हाँ, ईदर एनी पार्टनर डाइज और एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, या पॉलिसी की टर्म खत्म हो गई, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। जो भी जल्दी हो जाए। तो जब पॉलिसी की टर्म खत्म होगी तब तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसकी पॉलिसी का पैसा है, तो जो उसके लीगल हियर्स कह रहे हैं कि भाई हमारा लॉस हुआ है तो इस पॉलिसी का पूरा पैसा हमें दो। तो पार्टनर्स ने कहा कि भाई ऐसे कैसे दे दें, हम प्रीमियम तो फर्म ने दिया है तो शेयर उसका जरूर देंगे हम आपको। ऑन सिंपैथी ग्राउंड पार्टनर चाहे तो कुछ भी करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो कायदे की बात है वो ये है कि उसको देना तो पड़ेगा उसका शेयर, सिर्फ पूरा वो नहीं मांग सकते। तो ऐसे में पॉलिसी अमाउंट शेयर्ड बिटवीन all partners in agreed profit sharing ratio. In agreed profit sharing ratio हमेशा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं कर सकते कि उस पॉलिसी के अमाउंट को हम पूरा का पूरा, उसको उनका हक नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, वो तो दैट्स नॉट एन इशू। समझे? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सब कुछ हमारे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जनरली आपके या तो ऐसे आते हैं कि 3 मार्क में आ गया, 3 पॉइंट्स आ गए, तो आपको पहले तो ये लिखना होता है हमेशा कि सही बात क्या है। मतलब उसमें लिखा कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, सी डिमांड सैलरी फॉर द एक्स्ट्रा वर्क ही डज। तो आपको ये लिखना है कि सी
कैन नॉट डिमांड, सी इज रॉन्ग, ए एंड बी आर राइट। पहले तो ये लिखना है, इसका आधा नंबर है। फिर इसका रीजन अगली लाइन से शुरू करोगे, वो आप ये लिखोगे, बिकॉज इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी इज प्रोवाइडेड टू द एनी पार्टनर। फिर उसका रीजन लिखोगे। तो आपको बकायदा पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है कि आप कौन सही है कौन गलत है, और फिर नीचे उसका रीजन लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप करोगे हमेशा। गॉट इट? समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.